दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमित और हम देख रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग। आप कर रहे हैं विश्व का टूर और विश्व के टूर को करने के दौरान आप पहुंच चुके हैं नॉर्थ अमेरिका। कल की क्लास में आपने नॉर्थ अमेरिका के चारों तरफ की बाउंड्रीज को देखा था। आज हम नॉर्थ अमेरिका में ये देखेंगे कि कहाँ की रिवर कहाँ गिरती है, कौन सी झीलें हैं, कौन से पर्वत हैं, कौन से पठार हैं और उनके आसपास के क्षेत्रों में कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो आइए मेरे साथ चलें विश्व का मानचित्र को एक बार फिर से पुनरीक्षण करने के लिए, दोबारा रिव्यू करने के लिए। आइए देखिए, समझिएगा, एक बार मैं आपको रिव्यू करा रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं कल की क्लास का। तो हम लोगों ने शुरू किया था कहां से? हम लोगों ने शुरू किया था यहां से। मैंने आपको पूरे वर्ल्ड के मैप को पढ़ने के दो तरीके बताए हैं। तरीका नंबर एक कि जब भी हम कोई लोकेशन देख रहे हों और जहां से लोकेशन को देखना शुरू करें, घूम फिरकर लोकेशन पर वहीं आना है। पहली बात, जहां से शुरू कर रहे हैं जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट पर आ जाना है, पहली बात है। और दूसरी बात यह है, जब मैप को देख रहे हो तो बहुत सूत भर सरकें, धीरे से सरकें। ऐसा नहीं कि आपने कोई लोकेशन देखी और बहुत तेजी से दूसरी लोकेशन आगे ढूंढने लगे, नहीं। जब सूत भर सरकते चलेंगे तो सारी लोकेशन को आप चैनलाइज करेंगे और एक ही चेन में उसमें बनाते हुए, उसकी माला बनाते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा? डेटा का बोझ आपके दिमाग पर नहीं होगा और साथ ही साथ आप बहुत सारी चीजों का कंपाइलेशन एक ही दौर में, एक ही बार में कर जाएंगे। तो आइए पहली बात आपको शुरू कर रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं। तो हमने देखा था कि ये आर्कटिक ओशन है, बताया था कि आर्कटिक ओशन है। ये ऊपर आपके जो महासागर हैं, उन महासागरों में एक आपने बताया प्रशांत महासागर है, एक आपने बताया अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है। चार महासागरों में आपने आर्कटिक महासागर कहा कि नॉर्थ पोल के नजदीक में पड़ता है, उत्तरी ध्रुव के नजदीक में पड़ता है। खैर, आप जब आर्कटिक महासागर से शुरू कर रहे थे तो यहां से आपको एक रास्ता मिला। ये एशिया है और ये एशिया के नीचे है साइबेरिया, रशिया का क्षेत्र है। रशिया और एशिया के बीच में एक पॉइंट आता है जिसे आप बेरिंग जलसंधि कहते हैं। इस बेरिंग जलसंधि से पार करके आप आर्कटिक ओशन से कहां आ सकते हैं? आप आ सकते हैं अपने पैसिफिक ओशन में, या आप पैसिफिक ओशन से कहां चले जाएंगे? आर्कटिक ओशन में। तो यह पूछा जाएगा कि आर्कटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन से जोड़ने वाली जो जलसंधि है, वाटर स्टेट है, वो कौन सी है? तो आप बता देंगे बेरिंग जलसंधि है। दूसरा सवाल आपको बताया था कि एशिया को अमेरिका से, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है? तो भी हमने बताया था कि बेरिंग जलसंधि है। बेरिंग जलसंधि से पार करते हुए जब आप आगे पहुंच रहे हैं, तो आप आगे आए, आपको एक जगह मिली जिसका नाम अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो बताया। अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो का मतलब क्या होता है? कल की क्लास में आपको बताया। आर्चिपेलागो होता है बहुत सारे द्वीपों का समूह। जब छोटे छोटे आइलैंड एक जगह आकर इकट्ठा हो जाते हैं किसी भी महासागर में, उसे आर्चिपेलागो कहते हैं। अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो से आप हुए और आपको आइलैंड मिला जिसका नाम हुआ है, नाम हुआ वैंकोर आइलैंड। ये जो वैंकोर आइलैंड है, इस वैंकोर आइलैंड से मुख्य भूमि जो आपकी है, ये कैलिफोर्निया के ऊपर वाला क्षेत्र, यहां से एक जलसंधि मिलती है जिसका नाम है जुआन डी फ्यूगा। जुआन डी फ्यूगा। और कल की क्लास में आपको बताया कि बाबा गुरदीप जो थे, भारत के कुछ क्रांतिकारी लोगों को और भारत के कुछ सेनानियों को यहां से सिंगापुर से भरते हुए ले गए वैंकोर आइलैंड पर। और वैंकोर आइलैंड पे वो चाहते थे कि कनाडा में मैं अपने इन सारे क्रांतिकारियों को उतार दूं और कनाडा में भी कुछ लोग भारत विरोधी, भारत समर्थन और अंग्रेजी विरोधी विचारधारा के लोग थे। तो वो चाहते थे, बाबा गुरदीप चाहते थे कि भारत के कुछ लोग यहां से कनाडा चले जाएं और कनाडा के साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध कर दें। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस बात को समझ लिया और वैंकोर आइलैंड पर उस जहाज से, जो तलवार नाम का जहाज था, उस जहाज से उतरने ही नहीं दिया इन लोगों को और वापस कर दिया यहां से। ये वापस जब जहाज, वैंकोर आइलैंड इसीलिए खास हो जाता है हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी। वैंकोर आइलैंड से अब वापस पहुंच रहे हैं हम कहां? इंडोनेशिया, अपने क्षेत्र में। और फिर वहां से बंगाल में वो लोग पहुंचे। तो वैंकोर आइलैंड से जब आप नीचे आ रहे होंगे, ध्यान से समझते चलेंगे, जब वैंकोर आइलैंड से आप नीचे आएंगे तो आपको ये मिलेगा, यहां वैंकोर आइलैंड से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी। और कल आपको बताया कि जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में एक जगह है यहाँ फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को। और जो फ्रांसिस्को है, वह फ्रांसिस्को इसलिए खास हो जाती है क्योंकि वहां पर भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। और भूमध्य रेखीय जलवायु का मतलब है, भूमध्य रेखीय जलवायु का मतलब है जहां पर जो आपके रसदार फल हैं उनकी खेती की जाती है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना दोस्तों, इसी क्षेत्र में यहाँ एक जगह है लॉस एंजलिस। जब आप सैन फ्रांसिस्को की भूमध्य रेखीय जलवायु को देखकर आगे चले, भूमध्य रेखीय जलवायु का मतलब है 0 डिग्री इक्वेटर पर जो जलवायु पाई जाती है, माफ कीजिएगा, भूमध्य सागरीय, रेखीय नहीं, भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब है जो भूमध्य सागर के आसपास पाई जाती है। भूमध्य सागर की जलवायु का एक खास पहलू होता है कि सर्दियों में बारिश होती है। सर्दियों में बारिश होने के कारण वहां जो रसदार फल होते हैं उनकी खेती होती है, जैसे अंगूर हो गया, अंजीर हो गया, और वहां उसके लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पाई जाती है।
इसकी इसीलिए सैन फ्रांसिस्को खास हो जाता है। और जैसे ही सैन फ्रांसिस्को से आप आगे चलते हैं तो आपको मिलेगा लॉस एंजेलिस। लॉस एंजेलिस वही जगह है जहां 2028 में आपके ओलंपिक होने वाले हैं। ध्यान रखेंगे, ये लॉस एंजेलिस वही जगह है जहां 2028 में ओलंपिक होंगे। यहां से आगे चले, जब आप यहां से आगे चल रहे थे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से होते हुए, तो आप आ गए पैसिफिक ओशन के इस क्षेत्र में और यहां से आपको जाना है इधर। तो इसके लिए आपको कैरिबियन सी में जाना पड़ेगा और कैरिबियन सी में जाने के लिए आपको एक रास्ता बनाना पड़ेगा जिसका नाम है पनामा नहर। पनामा नहर से आप पैसिफिक ओशन से होते हुए आप कहां पहुंचेंगे? कैरिबियन सागर में पहुंचेंगे। तो पूछा जाएगा पनामा नहर किस किस को जोड़ती है, तो आप बताएंगे पनामा नहर प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। यहां देखिए, ये देखिए पनामा सिटी, ठीक है। और जो पनामा सिटी है ना, पनामा नहर जोड़ने की बात हो जाएगी तो जोड़ने की बात हो जाएगी कैरिबियन सी को पैसिफिक ओशन से। लेकिन जब अलग करने की बात हो रही होगी तो इधर का हिस्सा साउथ अमेरिका का है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं साउथ अमेरिका का है और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है पनामा का है। तो आप कह भी सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका, बहुत खास सवाल है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करने वाली जो जलसंधि है वो पनामा नहर है, या जो नहर है उसका क्या नाम है? पनामा नहर है। अलग करने वाली नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, और जोड़ने वाली किस किस को? प्रशांत महासागर को किससे? कैरिबियन सागर से। जब आप कैरिबियन सागर से ऊपर चले, यहां आ गए आप इस क्षेत्र में, इस कैरिबियन सागर में आ गए। कैरिबियन सागर से आपको जाना है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। जब आप गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाना चाहते हैं तो ये है युकाटान पेनिनसुला। युकाटान पेनिनसुला का मतलब, पेनिनसुला का मतलब है ऐसा प्रायद्वीप, ऐसा पृथ्वी का भूखंड जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है। यहां से आप होते हुए युकाटान चैनल को पार किया, आपने कैरिबियन सी से युकाटान चैनल को पार किया और युकाटान चैनल को पार करके आप गल्फ ऑफ मैक्सिको में आ गए। गल्फ ऑफ मैक्सिको से होते हुए आप आए थे क्यूबा, और क्यूबा से ऊपर का क्षेत्र है फ्लोरिडा। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहां देखें, ये जो क्षेत्र है ये फ्लोरिडा है और ये जो क्षेत्र है क्यूबा है। तो यहां से आप फ्लोरिडा की जलसंधि पार करके ऊपर जा सकते हैं। एक बात तो ये है, तो पूछा जाएगा फ्लोरिडा की जलसंधि, फ्लोरिडा वाटर स्टेट किस किस को अलग करती है, तो हम बताएंगे फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा द्वीप से अलग करती है। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इसी कैरिबियन सागर से आपको फिर यहां जाना है, आपके अटलांटिक ओशन में जाना है, तो आपको एक और जलसंधि मिलेगी जिसका नाम है विंडवर्ड पासेज। और फिर यहां से आगे चलाएंगे, द्वीप है हिस्पनसोला, हिस्पनसोला से आगे एक द्वीप है प्यूर्टो रिको। तो हिस्पनसोला और प्यूर्टो रिको के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है मोना पास, जिसका नाम है मोना पास। तो पूछा जाएगा ये कौन कौन सी जलसंधियां। इन सारी जलसंधियों में सबसे खास और महत्वपूर्ण आपके पेपर के लिए यह है कि ये जो पनामा नहर है, ये पनामा नहर किस किस को अलग करती है और किस किस को जोड़ती है। ठीक है, यहां से आगे चले, जब आप यहां से ऊपर चल रहे होंगे, यहां इस क्षेत्र में आएंगे तो केप हैट्रेस लॉन्ग आइलैंड से होते हुए आप आएंगे यहां न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड ये जो नॉर्थ अमेरिका है इसका पूर्वी हिस्सा है। न्यू फाउंडलैंड में ऊपर से आने वाली ठंडी जलधारा जिसे लेब्राडोर कहते हैं, और नीचे से आने वाली गल्फ स्ट्रीम, ये दोनों जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं। जलधारा मतलब है पानी का प्रवाह, समुद्र का प्रवाह। समुद्र जो है कि जो ऊपरी सतह है वो हवा के हिसाब से लगातार बहती रहती है, कोई ऊपर से नीचे, कोई नीचे से ऊपर, या इसके सैलिनिटी जिसमें लवणता है उसमें अंतर होता है, इस हिसाब से इनका बहाव होता है, भूगोल में देखेंगे। तो इस क्षेत्र में आपको ठंडी और गर्म हवा दोनों देखने को मिल जाती है, दोनों का यहाँ मिलन होता है न्यू फाउंडलैंड में। इसकी वजह से इस तट पर ठंडी और गर्म जलधाराओं में मिलने से एक ऐसे पानी का मिश्रण होता है जहां ना वो ठंडा होता है ना वो गर्म होता है। इस वजह से जलीय जीवों के रहने के लिए अनुकूल स्थिति होती है, और इस क्षेत्र में आपको मछली उत्पादन के लिए बड़े बड़े तट मिल जाते हैं। तो न्यू फाउंडलैंड नॉर्थ अमेरिका वह हिस्सा है जहां पर एक डोबर बैंक पाया जाता है, और वह क्षेत्र मछली के उत्पादन के लिए खास होता है। इससे ऊपर चले, जब आप इससे ऊपर चले तो आपको मिला न्यू फाउंडलैंड से होते हुए आप ऊपर चले, और ऊपर जाकर ध्यान से देखेंगे, बहुत खास जलसंधि बता रहा हूं। जैसे आप ऊपर जाएंगे इस क्षेत्र में तो यहां आप देखेंगे ये है लैब्राडोर बेसिन, और लैब्राडोर बेसिन में चलने के बाद आपको ये मिला ग्रीनलैंड। जो आप देख रहे हैं ना कि विश्व का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है। ये जो ग्रीनलैंड है ये, और ये है बेफिन आइलैंड। ग्रीनलैंड और बेफिन आइलैंड के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है डेविस जलसंधि। पूछा जाएगा डेविस स्ट्रेट किस किस को अलग करती है, किस किस को अलग करती है, तो आप बताएंगे जो डेविस स्ट्रेट है वो ग्रीनलैंड को बेफिन आइलैंड से अलग करती है। और इसके बाद आप पहुंच जाएंगे आर्कटिक ओशन, और आप फिर वहीं आ गए हैं जहां से आपको चल के शुरू किया गया था, जिसे हमने कहा था बेरिंग जलसंधि। चलिए अब यहां से आगे, ये था कल का रिवीजन। देखिए अभी हम पहले देख रहे हैं माउंटेन्स को, और उसके बाद हम देखेंगे लेक्स को। चलिए देखिए, अगर मोटा सवाल बता रहे हैं
कि अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, उसे हम रॉकी माउंटेन रेंज कहते हैं। और ये रॉकी माउंटेन रेंज है, रॉकी माउंटेन रेंज। इसके बाद कुछ छोटी पर्वत श्रृंखलाएं देखते हैं। अलास्का ये क्षेत्र है, 50वां राज्य है किसका? नॉर्थ अमेरिका का 50वां राज्य है। और हम कहते हैं अमेरिका एक संघीय राज्य है। संघीय राज्य मतलब है बहुत सारे राज्यों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया है और उस समझौते के आधार पर इन्होंने अपना संविधान बनाया है। तो ये जो अलास्का रेंज है, इस अलास्का रेंज का ऊपरी हिस्सा ब्रूक रेंज कहलाता है, इसका निचली हिस्सा अलास्का रेंज कहलाता है। अब ध्यान देने की ये बात है कि जो जो अलास्का रेंज है, अलास्का रेंज है, उस अलास्का रेंज में नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, सबसे ऊंची चोटी पाई जाएगी जिसका नाम है माउंट डेनाली। माउंट डेनाली यहां पर। तो जो 6190 मीटर की ऊंचाई है माउंट डेनाली की, तो पूछा जाएगा जो माउंट डेनाली है या डेनाली की जो चोटी है वो कहां पाई जाती है? डेनाली की चोटी कहां पाई जाती है? इसको माउंट मैकिनले भी कहते हैं, माउंट मैकिनले भी कहते हैं। और ये जो माउंट मैकिनले है, इसी का नाम माउंट डेनाली हो गया है, माउंट डेनाली हो गया है। ठीक है, चलिए, तो अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी आपने देखी माउंट डेनाली। फिर यहां से आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े तो आपको अगली अगली माउंटेन रेंज मिली जिसका नाम है मैकेंजी माउंटेन। और मैकेंजी माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी आपको मिलेगी माउंट लोगन। माउंट लोगन आपको कई सारी जो ये चोटियां हैं इनको क्रम में लगाने को देगा, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम में लगाने को देगा। यहां से आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े तो आप आ गए रॉकी माउंटेन रेंज। और रॉकी माउंटेन रेंज में जब आप आए तो रॉकी माउंटेन रेंज में एक छोटी सी आपको रेंज मिलेगी जिसका नाम होगा कैस्केड रेंज। कैस्केड रेंज, और कैस्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी होगी माउंट रेनियर। माउंट रेनियर पूछा जाएगा कि माउंट रेनियर किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो आप बता देंगे कि ये कैस्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट रेनियर से आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको अगली माउंटेन रेंज मिलेगी जिसका नाम होगा सियरा नेवादा। सियरा नेवादा, सियरा नेवादा। और सियरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी होगी माउंट विटनी। माउंट विटनी। जब आप कहते हैं पर्वत श्रृंखलाएं, इसका मतलब होता है कई सारी चोटियों का समूह है। पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज इज द ग्रुप ऑफ मेनी पीक्स। और उसमें कोई एक जो हाईएस्ट चोटी होती है उसको हम कह देते हैं कि ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके बाद यहां से आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर आपको जब आप माउंट विटनी से आगे बढ़ रहे हैं तो आप यहां मैक्सिको पहुंचे और मैक्सिको से पनामा नहर से बाहर आ गए। जब पनामा नहर से बाहर आए तो आपको एक माउंटेन रेंज मिलेगी जिसका नाम होगा अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन बहुत खास है, आज के क्लास का महत्वपूर्ण सवाल है। अपलेशियन माउंटेन है, और ये जो अपलेशियन माउंटेन है इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिशेल। माउंट मिशेल। यहां से पार करते हुए आप वापस आ गए। यहां देखिए, दोबारा से सुनिए कि आपको चोटियां याद हुई है क्या। चोटियों को क्रम में लगाना है। जब आप चोटियों को क्रम में लगा रहे हैं तो सबसे ऊपर आया आपने माउंट डेनाली। माउंट डेनाली के नीचे आएंगे तो आपका माउंट लोगन। माउंट लोगन के नीचे आएंगे तो माउंट विटनी। रेनियर, रेनियर के नीचे आएगा माउंट विटनी। माउंट विटनी के इधर आएंगे तो माउंट मिसेल। नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, देखे कैसे लगाएंगे। डेनाली चोटी, माउंट डेनाली, डेनाली के नीचे आएंगे माउंट लोगन। माउंट लोगन के नीचे आएंगे माउंट रेनियर, और माउंट रेनियर के नीचे आएंगे माउंट विटनी। ये तो होगा नॉर्थ से साउथ। और पूछा जाएगा इनमें से ईस्ट में कौन सी है, इनमें से वेस्ट में कौन सी है, तो आप बता देंगे कि ये जो चोटी है आपके माउंट मिसेल, ये अपलेशियन माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो नॉर्थ अमेरिका है इसके दक्षिण पूर्वी भाग में, साउथ ईस्ट भाग में पाई जाती है। चलिए, ये हो गई हमारी मुख्य चोटियां। इससे बाहर नहीं आएगा, 100% लिख के दे रहे हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। इतनी ही चोटियां पूछी जाएगी। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं लेक्स का। देखिए यहां ऊपर से नीचे क्रम में लगाएंगे, क्रम में लगाएंगे तो आपको याद होगी। जैसे आपको ये याद हो गया होगा, डेनाली है, माउंट डेनाली, माउंट डेनाली के नीचे माउंट लोगन, माउंट लोगन के नीचे आएंगे माउंट रेनियर, रेनियर के नीचे आएंगे माउंट विटनी, और माउंट विटनी के इधर आ जाएंगे तो माउंट मिशेल, माउंट मिशेल है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चोटी है लेकिन उनको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, चलिए आते हैं इसके बाद। अब आपको दिखा रहे हैं, अच्छा एक चोटी और आप ध्यान रख सकते हैं। रॉकी माउंटेन की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट है, माउंट एल्बर्ट। क्योंकि रॉकी के लिए सब पूछो, इसलिए पूछा जा सकता है कि जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका का जो पश्चिमी हिस्सा होगा उसके सबसे लंबे
सबसे लंबे क्षेत्र में जो फैली जाने वाली श्रृंखला है उसे रॉकी माउंटेन कहते हैं। चलिए, लेक्स को देखते हैं, ऊपर से शुरू करेंगे। जब आप लेक्स को ऊपर से देखना शुरू करेंगे तो आपको मिलेगा माउंट ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक से ये इसके नीचे आएँगे ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, लेक अथाबास्का, लेक अथाबास्का के नीचे रेनडियर लेक, रेनडियर के नीचे विनिपेग लेक, विनिपेग के नीचे मैनिटोबा लेक, मैनिटोबा लेक। ये 5 लेक याद करेंगे, 4 और 2 6 लेक है, पहले 6 लेक याद करेंगे, उसके बाद दूसरा दौर शुरू होगा। जब ऊपर से शुरू करें ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव और उसके बाद अथाबास्का, उसके बाद रेनडियर, रेनडियर के नीचे विनिपेग, विनिपेग के नीचे मिनीटोबा लेक। अच्छा ध्यान दीजिए, जब आप स्लेव लेक की बात कर रहे हैं तो देखिए, ये जो नॉर्थ अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका के पुराने समय में जब आप देखेंगे, इसकी क्रांति से पहले यहाँ एक क्रांति हुई 1789 में। इसकी क्रांति से पहले उसे अमेरिका की क्रांति कहते हैं। इसकी क्रांति से पहले यहाँ दास प्रथा बड़े बड़े जोर-शोर से चलती थी। उसका कारण ये था, और वो भी एक ऐसी बात थी कि जहाँ नॉर्थ अमेरिका का ऊपरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा दोनों इस मुद्दे पर बटे हुए थे। दरअसल जो उत्तरी हिस्सा था, वहाँ पर जो है एक तरीके से इंडस्ट्री ज़्यादा थी, और इंडस्ट्री ज़्यादा होने की वजह से वो लोग पुनर्जागरण से जुड़ गए, आधुनिकता से जुड़ गए, व्यापार से जुड़ गए। तो वो लोग ये बात समझने लगे कि दास प्रथा सही बात नहीं है, ये ह्यूमन राइट के खिलाफ है, मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। लेकिन जो दक्षिण का हिस्सा था नॉर्थ अमेरिका का, वो लोग खेती करते थे, और खेती करने के लिए दासों की जरूरत होती थी। जो आदमी खेती करता है वो एक स्थान पर ठहर जाता है, उसके बाहर से आने जाने के संसाधन उतने ज्यादा नहीं होते जितने कि व्यापार के लोगों के होते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में सामंतवादी व्यवस्था चलती थी, वहां दास प्रथा बड़ी जरूरी थी। इस बात को लेकर उत्तरी और दक्षिण में एक विवाद था दास प्रथा को लेकर। उत्तर के भारत उत्तर दक्षिण उत्तरी अमेरिका के लोग चाहते थे कि दास प्रथा को मिटाया जाए, और दक्षिण अमेरिका के लोग चाहते थे दास प्रथा समाप्त ना हो। उसके बाद यहाँ अश्वेत एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनते हैं जिनका नाम है अब्राहम लिंकन, और अब्राहम लिंकन ने सबसे पहले दास प्रथा को यहाँ समाप्त किया, और उन्होंने कानून पास कराया कि भारत ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, इसमें दास प्रथा लागू नहीं की जाएगी। खैर, इसी नाम पर इसी इसके जो कुछ गुण है ना, वो देखो यहाँ मिल रहा है। ग्रेट स्लेव, स्लेव का मतलब दास, दास। तो देखो, फिर यहाँ से शुरू करिए। ऊपर की लेक हो गई ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर से नीचे एक लेक हो गई ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव से नीचे अथाबास्का, अथाबास्का के नीचे रेनडियर, रेनडियर के नीचे विनिपेग। चार चार तो ये आपको क्रम में लगा देनी है, क्रम में लगा देनी। मैं आपको क्रम में लगा के दे रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं करना आपको। ग्रेट बियर, नॉर्थ से साउथ, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, अथाबास्का, रेनडियर, रेनडियर और विनिपेग। मैप में देखेंगे एक बार में याद हो जाएगा, मैप में देखेंगे एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे चलें। यहाँ से आगे चलेंगे जब आप, तो अब आपको 5 लेक और देखनी है, 5 लेक और देखनी है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक, जिसे आप सुप्रियर लेक कहते हैं, उसे देखना है। तो देखो, ये लेक है सुप्रियर लेक, इसे कहते हैं सुप्रियर लेक। सुप्रियर लेक से नीचे आते हैं तो ये लेक है मिशिगन लेक। मिशिगन लेक से आगे जाएंगे तो ह्यूरन लेक, ह्यूरन लेक से आगे जाएंगे इरी लेक, इरी लेक से आगे जाएंगे लेक ओंटारियो। 5 लेक को ध्यान में रखना है। ये है इसका वेस्ट हिस्सा, ये है इसका ईस्ट हिस्सा। पूछेगा इनको वेस्ट से ईस्ट लगाइए। ठीक है, बहुत वैसा सवाल बना रहा है तो थोड़ा आपसे पूछने के लिए, और ईस्ट से वेस्ट लगवा देगा तो आपको ऐसे लगवाएंगे। देखो ध्यान से समझेंगे। आप कहेंगे ये है सुपीरियर लेक, सुपीरियर लेक, सुपीरियर के बाद मिशिगन लेक, मिशिगन के बाद ह्यूरन लेक, ह्यूरन के बाद इरी लेक, इरी के बाद ओंटारियो लेक। ये बात हो गई। दूसरी बात और समझिए, देखिए ध्यान से, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ देखिए, ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ना ऊपर, ये ऐसे जो लाल से कलर की जो बाउंड्री है ना, ये ऊपर तो है कनाडा और नीचे है नॉर्थ अमेरिका, या आप कैसे, नॉर्थ अमेरिका नहीं, यूएसए कहेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड मतलब संयुक्त राज्य, बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ, जिसे आप कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना, ये इसकी ऊपरी जो लाइन है, ये देख रहे हैं, ऊपर है कनाडा और नीचे है, कनाडा के नीचे कौन सा है, कनाडा के नीचे है आपका यूएसए। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक बात नोटिस करना आप, कि जो सुपीरियर लेक है, सुपीरियर लेक का ऊपरी हिस्सा है कनाडा में और दक्षिणी हिस्सा है कहां पर, यूएसए में। फिर आगे चले तो आपको मिला ये हिस्सा ह्यूरन, ह्यूरन का ऊपरी हिस्सा कनाडा, निचला हिस्सा यूएसए। फिर आप मिले यहां से आगे इरी, और उसके बाद और ओंटारियो। इरी और ओंटारियो का दोनों का ऊपरी हिस्सा कहां है, कनाडा, और निचला हिस्सा कहां, यूएसए।
केवल एकमात्र लेक ऐसी है जिसका नाम है मिशिगन। एकमात्र लेक ऐसी है जिसका नाम है मिशिगन, जो यूएसए में पड़ती है, जो यूएसए में पड़ती है। बाकी ये जो ग्रेट 5 दुनिया की बड़ी झीलें कही जाती हैं, 5 समूह कहा जाता है झीलों का, ये सारी की सारी झीलें, इन 5 में से 4 झीलें कनाडा और यूएसए के बीच में बाउंड्री बनाती हैं। लेकिन जो मिशिगन लेक है, वो मिशिगन लेक केवल और केवल कहाँ पाई जाती है? ये पाई, देखो आप देख भी रहे होंगे, मिशिगन लेक कहाँ पाई जाती है? ये आपको आपके जो है यूएसए में पाई जाती है। ठीक है? चलिए, तो 5 लेक आपने ऊपर देखी और 5 लेक आपने ये देखी। 5 लेक ऊपर की याद हुई, कैसे याद हुई? ग्रेट ग्रेट बियर लेक, ऊपर से चल रहे हैं, ग्रेट बियर लेक। ग्रेट बियर लेक के नीचे आएंगे ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव के नीचे आएंगे अथाबास्का, अथाबास्का लेक के नीचे आएंगे, लेक मतलब झील, अथाबास्का के नीचे आएंगे रेनडियर, रेनडियर के नीचे आएंगे विनिपेग लेक। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, रेनडियर और उसके रेनडियर के नीचे आ रहा है विनिपेग। विनिपेग है ना, विनिपेग ये मैदानी क्षेत्र है, इसको गेहूं की मंडी भी कहते हैं यहाँ, विनिपेग लेक के आसपास का जो क्षेत्र है। ठीक, इसके बाद आपने कहा, इसके बाद आप आए 5 दुनिया की सबसे बड़ी झीलों पर और उनमें आपने कहा सुपीरियर है, सुपीरियर के बाद मिशी, अगर इनको वेस्ट से ईस्ट लगाएंगे, सुपीरियर है, मिशिगन है, इरी है, ओंटेरियो है और ये आपने देखा सुपीरियर है, मिशिगन है, इरी है, ओंटेरियो है और ऊपर जो आपने देखा लेक ह्यूरन, ह्यूरन भूल गए थे। ठीक है, ये तो आया पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन अगर इसका एक सवाल बनाए तो इनमें से कौन सी झील है जो केवल और केवल यूएसए में पड़ती है? तो आप कहेंगे वो झील का नाम लेक मिशिगन है। ठीक है, चलिए, इसके बाद एक झील और देखनी है आपको, इसमें एक या दो झील और देखनी है। यहाँ आप देखें ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट, ग्रेट साल्ट लेक जो है, जो अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में पड़ती है और रॉकी माउंटेन की तलहटी में है, रॉकी माउंटेन की तलहटी में है ग्रेट साल्ट लेक। ठीक है, चलिए, ये हो गई पूरे अमेरिका की झीलें। अब आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपको सारी झीलें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको कम से कम 5 और 5 10 और 11 झीलें आपको पढ़ा दी हैं। ठीक है, इसमें से अगर कोई नहीं मिलती तो फिर कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। इसी से मैं 100% लिख के दे रहा हूं कि अगर नॉर्थ अमेरिका से कोई झील का नाम आपसे पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा, चाहे कोई भी परीक्षा हो। उसे घुमा फिरा के उसके ऑप्शन को सेट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, अब आपको दूसरी बात पढ़ा रहे हैं। अब आपको पढ़ा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका की नदियां। नॉर्थ अमेरिका की नदियों को जब आप पढ़ाने जा रहे होंगे ना दोस्तों, तो देखो ध्यान से समझना। एक क्रम से, जैसे मैंने आपको पहाड़ पढ़ाए, जैसे मैंने आपको ये झीलें पढ़ाई एक क्रम में, वैसे ही मैं आपको नदियां बता रहा हूं कि नदियां भी एक क्रम में पढ़ेंगे, एक क्रम में पढ़ते जाएंगे और आपको सारा नदियां याद हो जाएंगी। कैसे? देखो, सबसे पहली नदी यहां से शुरू करेंगे। आपने कहा था ब्रूक रेंज है और ब्रूक रेंज के नीचे अलास्का रेंज है। ब्रूक रेंज होगी तो ये ऐसे होगा, ये पर्वत, ये पर्वत ऐसे होगा, ये पर्वत ऐसे होगा। दो पर्वतों का जो बीच बीच का हिस्सा होगा ना, ये वाला हिस्सा घाटी वाला हिस्सा होता है। देखो ध्यान से समझेंगे, कैसे समझना है कि आपको एक ऐसे जो आइसक्रीम होती है ना, कोन वाली आइसक्रीम को एक ऐसे रख दी, उसी के बराबर में दूसरी कोन वाली आइसक्रीम ऐसे रख दी। तो ये तो हो गया माउंटेन, जो आपने आइसक्रीम के ऊपरी शिखर है, इनको आप क्या कह रहे हैं? इनको आप कह रहे हैं माउंटेन। और ये जो निचला हिस्सा हुआ ना दोस्तों, ये हिस्सा हुआ घाटी का, ये हिस्सा हुआ घाटी का। तो घाटी क्या होता है? दो पर्वतों के बीच का जो गहरा हिस्सा होता है उसे घाटी कहते हैं। ठीक है, और जो ऊपरी हिस्सा होता है, जिसे आप पर्वत, जिस चोटी वाला जो पार्ट है, उसे आप पर्वत कहते हैं। एक बात तो ये हुई। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इस हिस्से को ऐसे ना देख के ऐसे कहो कि ये एक पर्वत है, फिर ये एक पर्वत है और इस पर्वत के बीच में कोई घाटी है, तो ये जो घाटी बन रही है ना दोस्तों, ब्रूक रेंज और अलास्का रेंज के बीच में घाटी बन रही है और इस घाटी में से एक नदी बहती है जिसका नाम है यूकॉन रिवर। यूकॉन रिवर बहती है और देखिए, ऐसी नदी है, आपको जान के आश्चर्य होगा, ये नदी है कि इस क्षेत्र से निकल के ऊपर की तरफ जाती है और ये बेरिंग जल संधि में, ये जो सागर है यहाँ बेरिंग सी में जाकर गिर जाती है। यूकॉन रिवर इसका नाम क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जो दोनों पठार हैं, जो दोनों नदियां हैं, उनमें लगभग लगभग जो ये वाला हिस्सा है ब्रूक रेंज का और ये वाला हिस्सा है अलास्का रेंज का, इन दोनों हिस्सों के बीच में से एक प्लेटू पड़ता है जिसे आप कहते हैं यूकॉन प्लेटू, जिसे आप कहते हैं यूकॉन प्लेटू। और यूकॉन प्लेटू के बीच में से एक नदी बहती है जिसका नाम है यूकॉन रिवर। ठीक है जी, यूकॉन रिवर बह गई। इसके बाद आगे चले तो पूछा जाएगा यूकॉन रिवर कहाँ की नदी है, तो आप बताएंगे नॉर्थ अमेरिका की नदी है। जैसे आपने एशिया की सारी नदियों को देखा, यूरोप की सारी नदियों को देखा, वैसे ही आप अपने नॉर्थ अमेरिका की नदियों को देख रहे हैं। मैंने शायद एशिया बोल दिया, तो नॉर्थ अमेरिका जो है ना, नॉर्थ अमेरिका की यूकोनिक रिवर है। इसके बाद आगे बढ़े, आगे आए,
देखिए ध्यान से, आगे आने के बाद एक नदी मिलेगी आपको कोलंबिया रिवर, कोलंबिया जो रॉकी माउंटेन से निकलती है और गिर जाती है पैसिफिक ओशन में। रॉकी माउंटेन से निकली और गिर गई पैसिफिक ओशन, पहले क्रम से देख रहे हैं। कोलंबिया रिवर के पास नीचे आएंगे तो एक रिवर मिलेगी कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर निकलेगी माउंट एल्बर्ट के आसपास है, रॉकी माउंटेन के दक्षिण से निकलेगी और निकलने के बाद गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिर जाएगी, कोलोराडो रिवर। पूछा जाएगा कोलोराडो रिवर जो है वो कहां से निकलती है, तो बताएंगे रॉकी माउंटेन से निकलती है। और कहां गिर जा रही है? गिर जा रही है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर आपको एक नदी मिलेगी जिसका नाम है रियो ग्रांडे, मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है। अगर कोई नदी पूछी जाएगी तो पूछी जाएगी रियो ग्रांडे रिवर। रियो ग्रांडे रिवर क्यों पूछ रहे हैं, क्या मतलब है इसके पूछे जाने का? क्योंकि ये है मैक्सिको, नीचे वाला हिस्सा है मैक्सिको, ऊपर वाला हिस्सा है यूएसए। यूएसए और मैक्सिको के बीच में बाउंड्री बना रही है ये नदी, रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच में नदी जो सीमा बना रही है। रियो ग्रांडो से ऊपर चले, सवाल में ऑप्शन में कोलोराडो रिवर देता है, कई बार पीसीएस की परीक्षा में कोलोराडो रिवर दिया है, बच्चों ने कोलोराडो रिवर लगा दिया है, ऐसा नहीं है। रियो ग्रांडे रिवर है जो मैक्सिको में नीचे और ऊपर यूएसए के बीच सीमा बनाती है। इसके बाद आप यहां से देखेंगे, ध्यान से देखना, बहुत खास ये अपवाह तंत्र है। अपवाह तंत्र का मतलब होता है नदियों का एक जाल, एक मुख्य नदी एक छोटी नदी जब आपस में मिल जाती है तो जाल बन जाता है। ऐसा मान के चलिए आपने कोई सहतूत की एक डंडी तोड़ ली, वो डंडी जब आप तोड़ी उसमें एक मेन शाखा है, उस मेन शाखा में छोटी छोटी कुछ शाखाएं आके मिल गई है, उस शाखाओं को अगर ऐसे रख दें और देखें कि उन शाखाओं को कहें आप नदियां हैं, तो ये अपवाह तंत्र है। तो देखो ध्यान से, मिसौरी एक रिवर है, ये पूरा मैदानी क्षेत्र है। यहाँ एक रिवर है जिसका नाम है मिसौरी है। ये मिसौरी रिवर इधर रॉकी माउंटेन के मध्य भाग से निकलती है और यहाँ मिलती है। इसी में एक रिवर रेड रिवर आकर मिल जाती है और इसी में ऊपर से एक रिवर आकर मिलती है जिसका नाम है ओहियो रिवर। तो ओहियो रिवर यहाँ मिल गई इधर से और ओहियो रिवर के इधर आकर मिली मिसौरी रिवर, रेड रिवर, और जाके कहाँ गिर गई है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। पूछा जाएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये जो रिवर है मिसिसिपी, जो मिसौरी रिवर जो है, ये मिसौरी रिवर कहाँ गिरती है? तो आप बताएंगे ये गिरती है आगे जाकर गल्फ ऑफ मैक्सिको में। अच्छा एक बात ध्यान दें कि ये जो सारी नदियां, मिसौरी है, फिर उसके बाद रेड है, उसके बाद ओहियो है, ये आगे जाकर जो पूरा अपवाह तंत्र एक मुख्य नदी बनती है उसका नाम है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी कहां गिरेगी? वो गिरेगी आपकी मैक्सिको की खाड़ी में। ये जो ओहियो रिवर आ रही है, यहां पर एक ओहियो प्रांत है और अभी 3-4 दिन पहले ओहियो प्रांत बड़ी चर्चाओं में रहा है। वो चर्चाओं में क्यों रहा है? क्योंकि वहां भारतीय मूल की एक लड़की है, उसको सोलिसिटर जनरल बना दिया, श्रीधरन उनका नाम है, और उन्होंने जो अपना फोटो खिंचवाया वो खिंचवाया माथे पर बिंदी लगा के, जो सब भारतीय ट्रेडिशन है। तो लोगों ने उनको ट्रोल कर दिया कि ये जो बिंदी है ना, ये पूर्ण विराम है, ये रुकने का संकेत है, चलने का, गतिशीलता का संकेत नहीं है। क्या आपको कोई अमेरिकन ऐसा नहीं मिला जिसको सोलिसिटर जनरल की सीट पर बैठा दिया जाए? या आप भारतीय मूल का क्यों बैठा रहे हैं? ऐसा लेके ओहियो में चर्चा चल रही थी। खैर, ओहियो से आगे बढ़ते हुए जब आप आगे बढ़े यहां से गल्फ ऑफ मैक्सिको से, तो आपको एक नदी मिलेगी यहां पर जिसका नाम है सेंट लॉरेंस रिवर। और जो ओंटेरियो लेक है, जो आपने 5 लेक देखे ना बड़े वाली, इस लेक में से एक रिवर है जिसका नाम है लेक ओंटेरियो, और लेक ओंटेरियो से एक रिवर निकलती है सेंट लॉरेंस रिवर। जब सेंट लॉरेंस रिवर से आप ऊपर जाएंगे तो आप फिर वापस आ गए हैं कहां घूम के? देखिए, सेंट लॉरेंस से आप वापस आए तो वापस आ गए हैं कहां आप? देखिए, वापस आए और वापस आने के बाद आप वापस आ गए हैं आर्कटिक क्षेत्र में, और यहाँ एक रिवर है ग्रेट स्लेव, आपने जो झील देखी, ग्रेट स्लेव से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है मैकेंजी रिवर, तो आपने जो नॉर्थ अमेरिका है इसकी प्रमुख नदियों को आपने देखा है, उसकी प्रमुख झीलों को आपने देखा। मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ दोबारा से, देखिए रिकॉल करने के क्रम में समझिए। यूकोन प्लेटो से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूकोन रिवर। ये यूकोन प्लेटू है, मैकेंजी पर्वतमाला के दक्षिण में है यूकोन प्लेटू, और यहाँ से एक नदी निकली जिसका नाम है यूकोन रिवर। यहाँ से नीचे आए, तो एक रिवर निकली आपकी कोलंबिया रिवर। कोलंबिया रिवर से नीचे आए, नदी मिली कोलोराडो रिवर। कोलोराडो कोलोराडो रिवर से आगे आए तो नदी मिलेगी आपको रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे और रियो ग्रांडे की खास बात क्या है? रियो ग्रांडे की खास बात क्या है कि ये यूएसए और मेक्सिको के बीच सीमा बनाती है, यहाँ से आगे चले तो मिसौरी रिवर में ऊपर से मिली ओहियो रिवर में नीचे से मिली रेड रिवर, और इसका नाम हो गया मिसिसिपी। अगर ये सारी बात भूल भी जाओ, सारी बात अगर भूल गए, समझ में कुछ नहीं आया, तो आप कहेंगे ऊपर से एक मिसौरी रिवर मिलती है और नीचे से एक मिसिसिपी रिवर मिलती है। मिसौरी और मिसिसिपी रिवर दोनों की दोनों कहाँ गिर रही हैं? दोनों की दोनों गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिल रही है।
गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरने के बाद आप पहुँचे इस क्षेत्र में। ये क्षेत्र है अपरेचर माउंटेन का क्षेत्र और जब आप यहाँ गए तो आपको झील मिली लेक ओंटारियो और लेक ओंटारियो से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस रिवर और सेंट लॉरेंस जाकर गिर जाती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। सेंट लॉरेंस की खाड़ी से ऊपर है। यहाँ और भी नदियाँ हैं, जेम्स रिवर है, चर्चिल रिवर है, उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, आपके पेपर के लिए खास नहीं है। हडसन रिवर से होते हुए आप वापस आ रहे हैं और आप देखो ग्रेट स्लेव और ग्रेट स्लेव से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मैकेंजी रिवर। तो आपने ये प्रमुख झीलों को पढ़ लिया, आपने प्रमुख जो है नदियों को पढ़ लिया। अब हम कल की क्लास में जो है इससे आगे जो देखेंगे, वो उसके प्रमुख स्थान देखेंगे कि कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से खनिज पाए जाते हैं और उन खनिजों के साथ-साथ कौन-कौन सी यहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है। ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली क्लास में। आपसे निवेदन है कि जो भी लोग आप देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि क्या आपको कोई स्थिति अनुकूल बन रही है या आपको कैसा समझ में आ रहा है। वो ही हमारे लिए आपका कमेंट ही हमारे लिए प्रेरणा होता है। तो हमारा आपसे लगातार निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रियाएँ लिखें। हम उसके अनुसार खुद में सुधार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है? आज के लिए नमस्कार।